शी जिनपिंग सत्ता में तीसरा कार्यकाल लेने के लिए तैयार हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या शी अगले माओ जेडोंग हैं? आपका स्वागत है। कल 20वीं पार्टी कांग्रेस है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की हर 5 साल में एक बड़ी बैठक होती है। वैसे आप अपनी जनरल हॉस्टिलिटी टी शर्ट के साथ मना सकते हैं। यह लोगों का पसंदीदा कम्युनिस्ट सोप ओपेरा है। अभी प्राप्त करें chinancensored.tv/merchandise पर, लेकिन जल्दी करें। यह सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है। 5 साल पहले पिछली पार्टी कांग्रेस में चीनी नेता शी जिनपिंग ने सचमुच खुद को पार्टी के संविधान में लिखा था, या कम से कम उसका विचार। यह पागलपन है। यह ऐसा होगा जैसे जो बाइडेन ने अमेरिकी संविधान में अपना नया संशोधन लिखा हो। अगर मुझे अनुमान लगाना होता तो वो संशोधन होता दोपहर के भोजन के बाद अनिवार्य झपकी। दरअसल मैं इसके पीछे पड़ सकता था। अब वापस दिन में पूरे संविधान में अपने विचार जोड़ने की बात ने कुछ लोगों को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि शी ने माओ जैसी शक्ति हासिल कर ली है। लेकिन अब शी और भी माओ जैसे होने जा रहे हैं, कम से कम कुछ चीन विश्लेषकों के अनुसार। यह पार्टी कांग्रेस शी के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में एक और 5 साल का कार्यकाल लेने की उम्मीद है, जो उनके लिए जीवन के लिए नेता बनने का मार्ग प्रशस्त करता है, और इसलिए नहीं कि उसके केवल 5 साल और जीने की उम्मीद है। सामान्य शत्रुता तीव्र हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक राय स्तंभकार के अनुसार इसका मतलब है कि शी मात्से-तुंग का दूसरा आगमन है। अब ध्यान दें, क्योंकि आपको उस अवधारणा के साथ कुछ बड़ी समस्याएं दिखाई देने लगेंगी। वह राय टुकड़ा कहता है, आधुनिक चीन में निहित सौदा यह है कि उसके नेता समृद्धि प्रदान करेंगे और बदले में लोग अपना अटूट समर्थन देंगे। लेकिन शी की नीतियां चीन की समृद्धि के लिए खतरा बनकर उस सौदेबाजी को खतरे में डाल देती हैं। शी की हरकतों से चीन की समृद्धि को खतरा? वाह, वो सच में माओ की तरह है। अटलांटिक काउंसिल भी शी की तुलना माओ से करती है, देंग जियाओपिंग जैसे तथाकथित सुधारकों की प्रशंसा करते हुए। तुम्हें पता है, वो आदमी जिसने तियानमेन स्क्वायर नरसंहार का आदेश दिया था? यह उन लोगों की तरह है जो ट्रंप से आंख बंद करके इतनी नफरत करते थे कि वे जॉर्ज डब्ल्यू बुश को प्यार से देखने लगे। हाँ, वो 9/11 को रोकने में विफल रहा। उसने झूठ पर इराक पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान को अस्त व्यस्त कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रुड लिखते हैं कि शी जिनपिंग ने मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को वापस लाया। उन्होंने पूर्व चीनी नेता जियांग जैमिन की भी प्रशंसा की। चीनी घरेलू अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका का तेजी से विस्तार करने और एक विदेश नीति को अपनाने के लिए जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में चीन की भागीदारी को अधिकतम किया। जियांग जैमिन का वर्णन करने का अजीब तरीका, यह देखते हुए कि उन्होंने आज चीन के पास ऑर्वेलियन पुलिस राज्य और निगरानी प्रणाली का अधिकांश निर्माण किया है और एक विशाल राज्य समर्थित अंक कटाई योजना लागू की जो अभी भी लोगों को मार रही है। लेकिन जब उसने बाजार का विस्तार किया तो मानवता के खिलाफ अपराधों की परवाह कौन करता है? विशेष रूप से काला बाजार, जो और भी अधिक अंगों से भरा है। उसके लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप समस्या देख रहे हैं। ये सभी लोग शी जिनपिंग के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो किसी तरह की अनोखी बुराई हो। यह हास्यास्पद है। शी जिनपिंग के अपराध एक बहुत ही सामान्य प्रकार की बुराई है, कम से कम कम्युनिस्ट नेताओं के बीच। शी के पूर्ववर्तियों ने भी मानवता के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपराध किए, लेकिन पहले के नेताओं के गुनाहों को नजरअंदाज करना आसान हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उन नेताओं ने पश्चिमी देशों के लिए चीन में पैसा कमाना बहुत आसान बना दिया। इतना ही, इसलिए वे पूर्व चीनी नेताओं के अधीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए बस यही मायने रखता है, जो कि बेवकूफ़ी है, यह देखते हुए कि भले ही आप आर्थिक स्थिति को देखें, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिमी तकनीक को लगातार छीन रही थी, पश्चिमी निर्माताओं को सस्ते चीनी नॉकऑफ के साथ व्यापार से बाहर कर रही थी और विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से आर्थिक युद्ध छेड़ रही थी। मुझे लगने लगा है कि अगर पोल पॉट ने पश्चिमी देशों को पैसा कमाया तो वे उसके किसी भी अपराध पर ध्यान नहीं देंगे। उन्होंने यह भी सोचा होगा कि यह नाइक्स को मानव अवशेषों से बाहर करने के लिए एक सरल लागत बचत उपाय था। एयर जॉर्डन की प्यारी नई जोड़ी आपको वहां मिली। तो यह विचार कि अचानक शी ने मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को वापस लाया है, हास्यास्पद है। 1949 से मार्क्सवाद लेनिनवाद चीन की आधिकारिक विचारधारा रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ, वे यही कहते हैं। यह सचमुच पूरे समय चीन के संविधान में रहा है।
क्या आप पढ़ नहीं सकते, केविन रुड? वे खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद फैलाने की बात भी करते हैं। शी जिनपिंग अच्छे आदमी नहीं हैं, लेकिन वो एक लक्षण है। साम्यवाद रोग है। इसलिए अब जब हमने यह स्थापित कर लिया है कि चीन का यह विश्लेषण बहुत गलत है, तो हम वास्तव में बात कर सकते हैं कि शी जिनपिंग के लिए तीसरे कार्यकाल का क्या अर्थ है। क्या वो वाकई अगला माओ है? क्या उसके पास कुल असीमित शक्ति है? हम इस त्वरित व्यावसायिक विराम के ठीक बाद में गोता लगाएंगे। वापसी पर स्वागत है। शी जिनपिंग सत्ता में तीसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए तैयार हैं। कुछ कह रहे हैं कि वो अगले मात्से तुंग हैं, लेकिन क्या यह सच है? खैर, सबसे पहले मात्से तुंग भी नहीं थे जो लोग सोचते हैं कि वो थे। उन्होंने सहजता से सत्ता के शासन को धारण नहीं किया। माओ को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को महान हेल्समैन बनने के लिए शुद्ध करना पड़ा, और फिर उन्हें उस शक्ति को बनाए रखने के लिए बार बार शुद्धिकरण करना पड़ा। वो हाई स्कूल की लोकप्रिय लड़कियों की तरह था। वे लोकप्रिय नहीं थे क्योंकि हर कोई उन्हें पसंद करता था। वे लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने अपनी स्थिति को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बेरहमी से काट दिया। मान लीजिए कि सामान्य शत्रुता माओ वर्ष वर्तमान संस्करण की तुलना में भी अधिक पागल है। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति शुरू करने का पूरा कारण यह है कि उन्हें मूल रूप से विनाशकारी ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद सत्ता से बाहर कर दिया गया था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर अकाल और लाखों लोगों की मौत हुई थी। तो तीसरे कार्यकाल के साथ भी शी जिनपिंग आराम से सिंहासन पर बैठने वाले नहीं हैं। अब कुछ लोग कहते हैं शी तथाकथित सामूहिक नेतृत्व मॉडल को त्याग देंगे और एक व्यक्ति के तानाशाह बन जाएंगे। वो शी पार्टी अध्यक्ष का पद वापस लाएंगे। द इकोनॉमिस्ट लिखते हैं, पार्टी अध्यक्ष की स्थिति को फिर से जीवित करना माओ पश्चात सर्वसम्मति की प्रतीकात्मक अस्वीकृति होगी, लेकिन शी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी कुछ लोग सोचते हैं। चीन की राजनीतिक जोखिम सलाहकार सिनो इनसाइडर के एक वरिष्ठ विश्लेषक के अनुसार, प्रचार के बावजूद उन्हें एक प्रभावी मजबूत नेता के रूप में प्रचारित करने के बावजूद, शी ने 2012 में पहली बार पदभार ग्रहण करने के लिए निर्धारित कई लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी की है। उदाहरण के लिए, यह सभी के लिए पारदर्शी रूप से स्पष्ट है कि शी की शून्य कोविड नीति चीनी अर्थव्यवस्था पर कहर बरपा रही है। 90 के दशक के बाद पहली बार चीन की अर्थव्यवस्था शेष एशिया से पिछड़ रही है। और जबकि चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया जीरो कोविड की प्रशंसा करना जारी रखता है, जमीन पर वास्तविकता अलग है। लोग इसे देख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष सदस्यों सहित वॉइस ऑफ अमेरिका के चीनी संस्करण पर इस लेख में कई अज्ञात पार्टी राजकुमारों और दूसरी पीढ़ी के रेड के साथ साक्षात्कार शामिल हैं। दूसरी पीढ़ी का लाल, जिसे वे पार्टी के कुलीन वर्ग के बच्चे कहते हैं। मैं खुद स्पॉन ऑफ द पार्टी एलीट या सीसीपीवी शब्द पसंद करता हूं। वैसे भी शी उनके बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। जाहिर है, उसे बदलने के लिए भी कॉल आए हैं। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हम वर्षों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर सभी राजनीतिक अंदरूनी कलह को कवर कर रहे हैं। यह सिर्फ इतना है कि वे आवाजें इतनी मजबूत नहीं हैं कि वास्तव में शी को गिरा सकें। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब कुछ हफ्ते पहले शी के खिलाफ तख्तापलट की बेबुनियाद अफवाहें उड़ने लगी, तो बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि यह सच है। मानो वो किसी तरह चीन को ठीक कर देगा। जैसा मैंने कहा, वो सिर्फ एक लक्षण है। उनकी जगह लेने से चीन ठीक हो जाएगा, यह सोचने जैसा है। अगर आप रोनाल्ड मैकडोनाल्ड को पेनीवाइज द क्लाउन से बदल दें तो मैकडोनल्ड्स के भोजन का स्वाद बेहतर होगा। यहाँ एक और संकेत है कि शी जिनपिंग के पास अगला माओ बनने का समर्थन नहीं है। 1 अक्टूबर को शी ने स्पष्ट रूप से पार्टी के कुलीन वर्ग को एक जैतून शाखा की पेशकश की। क्यूशी में एक लेख में पार्टी के मुख्य वैचारिक समाचार पत्र शी ने कहा कि वो बंद और कठोरता की पुरानी सड़क को नहीं अपनाएंगे, जो मूल रूप से यह कहने का एक तरीका है कि वो बंद अर्थव्यवस्था में वापस नहीं जाएंगे, जिसके तहत चीन था माओ। समझ में आता है। आखिरकार शी कभी भी चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी वादा किया था कि लाल झंडे को बदलने की बुरी राह नहीं लेंगे, लेकिन हमेशा चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद का पालन और विकास करेंगे। इसका मूल रूप से मतलब है कि शी पश्चिमी शैली के लोकतंत्र लाल झंडे को बदलने के लिए साम्यवाद को नहीं छोड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, शी लोकतंत्र की शुरुआत नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन तथ्य यह है कि उन्हें 5 साल पहले 19वीं पार्टी कांग्रेस के दौरान किए गए वादों को फिर से करने की आवश्यकता महसूस हुई। यह एक ही बार में दिखाता है कि सीसीपी के लाल अभिजात वर्ग को शी पर भरोसा नहीं है और नेता को खुद पर थोड़ा भरोसा है कि कुलीन वर्ग इस बात से आश्वस्त है। उसका कार्यक्रम, यह जो बाइडेन के कहने जैसा होगा, मैं पुलिस को टेलेटुबीज से नहीं बदलूंगा। तथ्य यह है कि उसे यह भी कहना है कि यह एक समस्या है।
यह शी जिनपिंग की एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित नहीं कर रहा है जिसका पार्टी पर निर्विवाद नियंत्रण है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार विभिन्न प्रतिस्पर्धी हितों से जूझना पड़ता है। एक पकड़ जो बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संदेह और घरेलू आर्थिक टूटने के सामने शायद उतनी मजबूत नहीं है जितनी कुछ लोग सोचते हैं। और आप जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना चाइना अनसेंसर्ड संभव नहीं होगा। या तो लाइक और सब्सक्राइब करके, दोस्तों और परिवार के साथ शो को शेयर करके, एक शानदार टी शर्ट खरीदकर या क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रियन पर सीधे समर्थन के माध्यम से। वे प्रशंसक हैं जिन्हें मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूं, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ शामिल होते हैं। उनके लिए धन्यवाद के रूप में मैं उनके सवालों या टिप्पणियों का जवाब देता हूं। शंघाई फॉक्सो पूछता है, कुछ समय से सोच रहा था कि अगर रूस वास्तव में यूक्रेन पर किसी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो चीन क्या जवाब देगा या नहीं। 50% सेना का नया सदस्य 50 सेंट आर्मी। शंघाई फॉक्सो में आपका स्वागत है। अब यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। पुतिन यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि वर्तमान में कोई संकेत नहीं है कि परमाणु हथियार वास्तव में तैनात किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत कम संभावना है कि पुतिन परमाणु हथियारों का सहारा लेंगे। हालांकि अगर उसने किया तो चीन क्या करेगा? ठीक है, चीन निश्चित रूप से रूस का समर्थन कर रहा है, लेकिन केवल उतना ही जहां तक इससे दूर हो सकते हैं। कुछ भी जो वास्तव में चीन को क्रॉसहेयर में डाल देगा, निश्चित रूप से नहीं है। और बहुत कुछ है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं है कि रूस क्या कर रहा है। उदाहरण के लिए, उन्हें यह पसंद नहीं है कि लोग यूक्रेन और ताइवान के बीच तुलना कैसे कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सीसीपी कभी भी रूस की ओर से परमाणु युद्ध के नतीजे का जोखिम उठाएगी। लेकिन क्या होगा अगर पुतिन ने सिर्फ एक छोटे सामरिक परमाणु का इस्तेमाल किया? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के आधार पर चीन रूस की निंदा या प्रतिबंध लगाने से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे रूस को छोड़ देंगे। सीसीपी हमेशा नंबर 1 की तलाश में रहती है। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद शंघाई फॉक्सो, और बाकी सभी को भी धन्यवाद। आप patreon.com/China Uncensored पर जाकर और प्रति एपिसोड $1 या अधिक का योगदान करके हमारा समर्थन कर सकते हैं।